सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। कि सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो दोस्तों, मैं विनय गौतम, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो की शुरुआत करूंगा आज मोटिवेशनल स्टोरीज के साथ। एक बार की बात है, एक मूर्तिकार को एक बार किसी ने मूर्ति बनाने का ऑर्डर दिया। तो मूर्तिकार जंगल में जाके दो बड़े पत्थर लेके आया मूर्ति बनाने के लिए। उसने कहा कि मूर्ति बनाऊंगा। मूर्ति बनाते बनाते जब उसने पहला बार छीनी हथौड़े से किया तो पत्थर से आवाज आई, स्टॉप, इट्स पेनिंग, लीव मी, मुझे छोड़ दो। मूर्तिकार ने उसे छोड़ दिया क्योंकि उसको दर्द हो रहा था छीनी और हथौड़े की मार से। फिर मूर्तिकार ने दूसरा पत्थर उठाया और उस पर छीनी हथौड़े का वार किया। वार करते करते पूछा, इट्स पेनिंग। सो पत्थर से आवाज आई, यस बट यू कैरी ऑन। पत्थर ने कहा। मूर्तिकार लगा रहा। आखिरकार उसने एक बहुत ही चमचमाती सुंदर सी मूर्ति बनाकर तैयार कर दी। उसको ऑर्डर मिला था मंदिर में मूर्ति बनाने का, तो उसने मूर्ति बनाकर तैयार कर दी। और फिर बाद में दूसरा पत्थर वहीं पड़ा रहा। जिन्होंने वो ऑर्डर दिया था तो वे अपनी मूर्ति लेने आए, और जब वे मूर्ति लेकर चलने लगे तो बाद में वे गेट से उल्टे आए। सो उन्होंने देखा कि दूसरा पत्थर पड़ा हुआ है। उसने पूछा कि ये पत्थर आपका कोई काम का तो नहीं है? तो मूर्तिकार बोला, ये मेरे कोई काम का नहीं है, आप इसे ले जा सकते हो, लेकिन आप इसका करोगे क्या? तो वे बोले, जब लोग मूर्ति पर प्रणाम करेंगे तो नारियल फोड़ने के काम आएगा। मूर्ति लग गई मंदिर में और वो पत्थर लग गया मूर्ति के बिल्कुल सामने। जब भी कोई लोग आते, मूर्ति की तो होती थी पूजा और उस पत्थर की होती ठुकाई। हर आधे घंटे बाद जब भी कोई पूजा करने आता, उस पत्थर पर अपना नारियल फोड़ता, और इन सब को देखकर वह मूर्ति बिल्कुल मुस्कुरा रही थी। पत्थर ने मूर्ति से पूछा, इतना दर्द क्यों? सो मूर्ति ने बताया, अगर आप पहले दर्द सह लेते तो आज ये नौबत नहीं आती। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज कुर्बान करके अपना भविष्य निर्माण किया जा सकता है, या आज निर्माण करके अपना भविष्य कुर्बान किया जा सकता है। चॉइस आपकी है दोस्तों। आपने ये तो सुना ही होगा, आग में जलकर ही सोना कुंदन होता है। सो मेरे दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको अपने आप को कुर्बान करना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, आप जाकर तभी आप सक्सेस हो जाओगे। काफी समय पहले की बात है, प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को सुख नहीं था। राजा की एक भी संतान नहीं थी, और वह चाहता था कि अब वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले ले, ताकि वह उसका उत्तरदायित्व अधिकारी बना सके और आगे की भागदौड़ को सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाए। ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। महीने बीत गए और बाद में एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता और रोज पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बाद बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा, बेटा धैर्य रखो, कुछ बीज को फलने में ज्यादा वक्त लगता है। और वह पौधे को सींचता रहा। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया, सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नज़र उस गमले पर आ गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है? तो उसने कहा, मैंने इस गमले की 6 महीने तक देखभाल की है। राजा उसकी ईमानदारी से खुश हुआ क्योंकि वह गमला खाली होते हुए भी हिम्मत करके राजा के दरबार में पहुंच गया था। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। वह बच्चा सहम गया और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर है,
आप चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उनसे कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन असली बीज यही था। राजा ने उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। लेकिन हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला है? मेरे हिसाब से हम सभी के अंदर ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव में सफल अवश्य हो जाएंगे, क्योंकि हमारी औकात हमें ही पता होती है। हम वह झूठ किसी और से नहीं, खुद अपने आप से बोलते हैं। आज मैं बात करूंगा एक ऐसी लड़की की जिसने कई सारी मुसीबतों और समस्याओं को पीछे छोड़कर एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो सच में काबिले तारीफ है। एक ऐसी उपलब्धि जिसे पाने के लिए हर किसी का सपना होता है, लेकिन वह सपना संभव सा होना बहुत मुश्किल लगता है। नाम है सुरभि गौतम, जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा 2016 में 50वीं रैंक हासिल की। चलिए शुरू करते हैं इनकी लाइफ के बारे में। सुरभि गौतम का जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से ही गांव में हुआ था। एक ऐसा गांव जहां बेटी का जन्म होना कोई खुशी की बात नहीं थी। सुरभि मैडम बताती है कि उनके जन्म के वक्त केवल 2 ही लोग खुश थे और वो थे उनके माता पिता। स्कूल की पढ़ाई उन्होंने अपने गांव के एक छोटे से स्कूल में ही पूरी की, जहां पर बेसिक सुविधाएं मिलना भी बहुत मुश्किल था। कभी शिक्षक नहीं मिल पाते थे तो कभी किताबें नहीं मिल पाती थी। सुरभि एक ऐसे स्कूल में पढ़ी जहां कोई स्कूल यूनिफॉर्म नहीं थी, कक्षा में बैठने के लिए टेबल और कुर्सी तक नहीं थी। गांव इतना छोटा था कि ट्यूशन और कोचिंग क्लास का तो कोई नाम ही नहीं था। तो सुरभि ने अपनी पढ़ाई सेल्फ स्टडी करके पूरी की। गांव में पर्याप्त बिजली की भी व्यवस्था पूरी नहीं थी, इसलिए कई बार सुरभि केरोसिन लैंप के नीचे अपनी पढ़ाई पूरी किया करती थी। 5वीं कक्षा में सुरभि को गणित में 100 में से 100 अंक मिले थे, जो उनके स्कूल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था और इससे सुरभि काफी खुश थी। तब सुरभि को लगा कि पढ़ाई लिखाई ही उनके लिए बहुत अच्छा है। इस तरह सुरभि अपनी पढ़ाई में लग गई। 10वीं कक्षा में उनके 93.4% अंक आए और जिले में पहले स्थान पर रही। उसके बाद तो गांव वाले सुरभि को सेलिब्रिटी का दर्जा देने लगे और फिर यहीं से सुरभि के डीएम बनने का सफर शुरू हो गया। 12th में भी सुरभि का नाम मेरिट लिस्ट में आया था। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में अच्छे अंक के कारण उन्हें एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा स्कॉलरशिप मिलती है। इसके बाद सुरभि स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम देती है और अच्छे अंक के कारण भोपाल के एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में आगे की पढ़ाई पूरी करती है, जहां पर सुरभि बताती है कि उन्हें अपनी खराब इंग्लिश स्पोकन के कारण काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा। कॉलेज का पहला दिन ही बहुत बुरा हो जाता है, क्योंकि कॉलेज में ज़्यादातर स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल से थे, लेकिन सुरभि गांव के हिंदी मीडियम कॉलेज में पढ़ी हुई थी। इंग्लिश का एक सिंगल सेंटेंस बनाना भी सुरभि के लिए बहुत मुश्किल होता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और यह डिटर्मिनेशन किया कि पहले सेमेस्टर के अंत तक वह अपनी कमजोर इंग्लिश को सुधार लेगी और फराटादार इंग्लिश बोलेगी। इंग्लिश के कई सारे शब्दों को कागज पर लिखकर अपने कमरे की दीवार पर चिपका देती थी और हर रोज उन शब्दों को पढ़ती और रिवीजन भी करती थी। उन इंग्लिश शब्दों को हर रोज यूज करती और इंग्लिश में सेल्फ टॉक यानी खुद से बात करती थी। ये सुरभि की मेहनत का ही परिणाम था कि फर्स्ट सेमेस्टर में वे यूनिवर्सिटी टॉप करती है और उन्हें चांसलर अवार्ड मिलता है। सुरभि ने अपनी कॉलेज पढ़ाई के दौरान अपनी लाइफ को काफ़ी स्ट्रिक्ट रखा। वह कभी मूवी देखने नहीं जाती थी और दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने भी नहीं जाती थी, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। सुरभि इस बात को अच्छे से जानती थी कि अगर कुछ बनना है तो इन सभी में समय बर्बाद करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय पढ़ाई को देना है। यही नहीं, इसके अलावा उन्हें फिजिकल प्रॉब्लम भी थी, जिनमें हड्डियां कमजोर हो जाती है और हर 15 दिन बाद उन्हें एक पेनिसिलिन का हार्ड डोज इंजेक्शन लेना पड़ता था। इतनी परेशानियों के बावजूद भी सुरभि ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। कॉलेज पूरा होते ही टीसीएस में प्लेसमेंट हुआ, लेकिन सुरभि ने ज्वाइन नहीं किया।
इसके बाद काफ़ी सारे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम लिखे और सभी में सफल भी रही, जैसे गेट, सेल, इसरो, MPPSC, CGL, दिल्ली पुलिस, FCI, IB और BARC। फिर सुरभि ने 1 साल के लिए मुंबई के न्यूक्लियर साइंटिस्ट की पोस्ट को ज्वाइन किया, जो काफ़ी कठिन मानी जाती है। फिर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस यानी IES का एग्ज़ाम दिया और ऑल इंडिया में नंबर 1 रैंक हासिल की, जिससे उन्होंने इंडियन रेलवेज ज्वाइन किया। लेकिन कलेक्टर बनने की इच्छा अभी तक उनके मन में थी। फिर उन्होंने सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देना तय किया। काफ़ी व्यस्त होने के बाद भी और ट्रेनिंग में एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होता था, इसलिए बहुत सारी किताब साथ लेकर चलना मुश्किल होता था। इसलिए उन्होंने ई नोट्स बनाने शुरू किए। सुरभि अपने नोट्स को अपने मोबाइल में या फिर अपने पैड में रखती थी और जब कभी टाइम मिलता था तो पढ़ने लगती थी। कई बार उनका भी मन होता था कि सिविल सेवा की तैयारी छोड़ दे। सुरभि भी कई बार परेशान हुई, पर उन्होंने हार नहीं मानी और अंत में सिविल सेवा की परीक्षा में उनका चयन हुआ, जिनमें उनकी ऑल इंडिया में 50वीं रैंक आई। तो सुरभि गौतम एक ऐसा उदाहरण है जो कई सारी मुसीबतों और परेशानियों के बावजूद हार नहीं मानती है और अपनी मेहनत के बल पर सब कुछ हासिल करती है। छोटे से गांव में एक हिंदी माध्यम स्कूल में से पढ़ने के बाद और इंडिया की सबसे कठिन परीक्षा में पहले बार में ही चयन होना सुरभि की मेहनत का ही परिणाम है। सुरभि गौतम कहती है कि आज के समय में बच्चे ट्यूशन क्लास के पीछे लगे रहते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी करना ही भूल जाते हैं। लेकिन सेल्फ स्टडी तो बेस्ट स्टडी होती है। तो आप सभी जो अभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो अपने आप पर भरोसा रखें। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि देयर इज नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। सर, हमारे देश के कुछ लोग अपनी ज़िंदगी के संघर्ष से लड़ते हुए ऐसी कामयाबी के शिखर पर पहुंच जाते हैं जो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर उभरते हैं। कई ऐसे देश के अफसर रहे हैं जो अपनी मजबूरियों से लड़कर IPS, IAS या फिर भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बने हैं। इन लोगों के इस पद पर पहुंचने के पीछे की ऐसी कहानी रही है जिसे सुनने के बाद तो शायद आपके मन में भी जज्बा जाग उठे कि आपको भी कुछ करना है। मेहनत और संघर्ष से भरी इनकी ये कहानी कैसे इनके लिए प्रेरणा बनी, आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे। कि हम कई बार ये सुनते हैं कि संघ लोक सेवक आयोग में सफलता पाने के बाद IAS और IPS ऑफिसर बनने के बाद युवा दिन रात एक कर देते हैं। इस लिस्ट में ज़्यादातर वो लोग शामिल होते हैं जिनकी कुछ अलग ही कहानी होती है। हम बात कर रहे हैं सैफिन हसन की, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में IPS ऑफिसर बने। इनकी उम्र महज 22 साल की थी। बता दें कि सैफिन हसन ने साल 2017 में UPSC परीक्षा में 570 रैंक हासिल की और सबसे कम उम्र के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी बने गए। सैफिन हसन इतनी आसानी से IPS नहीं बने, उन्होंने इसके लिए न जाने कितनी रातों को दिन बनाया। अपने सपनों को साकार करने के लिए न जाने कितनी बार उन्हें रोटी नसीब नहीं हुई, लेकिन IPS बनने का सपना भूख को भी मात दे गया और आज हसन उस पोस्ट पर है जो वे बचपन में सोचा करते थे। बता दें कि सैफिन हसन देश के सबसे कम उम्र के बनने वाले पहले IPS ऑफिसर हैं। उनकी नियुक्ति हाल में जमुनानगर में की गई है। जानकारी के मुताबिक सैफिन हसन गुजरात के सूरत जिले के रहने वाले हैं। उनके मां बाप हीरे की एक यूनिट में काम करते थे। इस दौरान सैफिन हसन जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे तभी उनके स्कूल में एक कलेक्टर साहब की एंट्री हुई। लोग उन्हें देखते ही सम्मान देने लगे। ये देखने के बाद सैफिन हसन के मन में कई सवाल उठने लगे और अपने सवालों का जवाब मांगने वो अपनी खाला के पास पहुँचे। उन्होंने मौसी से पूछा कि आखिर लोग उन्हें
किस बात के लिए इतना बड़ा सम्मान दे रहे हैं। तभी उनकी मौसी ने उन्हें बताया कि बेटा, कलेक्टर जिले का राजा होता है, अच्छी पढ़ाई करके कलेक्टर बना जा सकता है। वही वक्त था जब हसन ने ये ठान लिया था कि उन्हें अब कलेक्टर ही बनना है। सैफीन हसन के मुताबिक साल 2000 में उनका अपना घर बन रहा था। उनके माता पिता दिन भर मजदूरी करते थे और फिर रात में घर बनाने के लिए ईंटों की ढुलाई करते थे। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा वक्त आया कि उनके माता पिता की नौकरी चली गई, जिसके बाद सैफीन हसन के पिता लोगों के घरों में जाकर इलेक्ट्रीशियन का काम करने लगे ताकि घर को चलाया जा सके, और उनकी माँ लोगों के घरों में रोटियां बनाने लगी। पिता दिन में इलेक्ट्रीशियन का काम करते और रात को ठेला लगाकर उबले अंडे और ब्लैक टी बेचा करते थे ताकि घर में किसी तरह की तकलीफ न हो। अपने माता पिता को इन संघर्षों को देखने के बाद हसन यहीं से सोचते थे कि अपने माता पिता के लिए सब कुछ करना है। उन्हें बचपन में पढ़ाई का बहुत शौक था और आज अपनी पढ़ाई के बल पर उन्होंने अपने सपने को साकार कर लिया है। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से चाहत कुछ पाने की तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। यह सक्सेस स्टोरी उस इंसान की है जिसने जिंदगी भर संघर्ष किया, असफलता और परेशानियों से जूझते हुए रहे, फिर भी हार न मानते हुए अपने प्रयासों को जारी रखा और अपनी अंतिम दिनों में सफलता की एक मिसाल कायम कर दी, जिसे सुनकर कोई भी दांतों तले उंगली दबा लेगा। ये कहानी है केंटकी फ्राइड चिकन कंपनी के फाउंडर कर्नल हॉलैंड सनरोड्स की। उनका जन्म 9 सितंबर 1890 को इंडियाना के एक शहर हेनरीविले में हुआ था। उनके पिता का नाम डेविड सनडोर्स और मां का नाम मार्गरेट सनडोर्स था। उनके अलावा उनका एक छोटा भाई और एक छोटी बहन थी। उनके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर अचानक सन 1895 में गर्मी के दिनों में तेज बुखार की वजह से उनके पिता की मृत्यु हो गई। उस समय सनडोर्स केवल 5 साल की उम्र के थे। पिता के बाद उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, जिसकी वजह से सनडोर्स की मां बाहर फैक्ट्री में जाकर काम करना पड़ रहा था और सनडोर्स के ऊपर इतनी कम उम्र में अपने भाई बहन की देख रेख की जिम्मेदारी आ गई थी। उन्हें कठिन दिनों में मां मार्गरेट ने उन्हें खाना बनाना भी सिखा दिया और सिर्फ 7 साल की उम्र में ही वे खाना बनाना भी सीख गए थे। खाने में उन्हें चिकन बनाना शुरू से ही पसंद था। 1902 में सनडर्स की मां ने विलियम मार्गरेट नाम के इंसान से फिर से शादी कर ली और फिर अपना पूरा परिवार इंडियाना के ग्रीनवुड इलाके में रहने आ गए। सनडोर्स के सौतेले पिता सनडोर्स से बहुत नफरत करते थे, जिसकी वजह से उनके अच्छे संबंध नहीं थे और इन्हीं कारणों से हॉलैंड सनडोर्स ने अपना घर भी छोड़ दिया और फिर से खेत में आकर रहने लगे। घर छोड़ने के बाद उनकी पढ़ाई भी छूट गई। 13 साल की उम्र में वे इंडियाना के पोलाइस शहर में आ गए, जहां उन्होंने घोड़ा बुग्गी पर पेंटिंग का काम शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद उन्होंने वो काम छोड़ दिया और 1906 में इंडियाना के आल्ब्रेनी में आकर अपने अंकल के साथ रहने लगे। उनके अंकल स्ट्रीट कार की एक कंपनी के लिए काम करते थे और उन्हीं की मदद से सनडोर्स को कंडक्टर की नौकरी मिल गई। इसी बीच उन्होंने रेलवे में फायरमैन की नौकरी भी की। फायरमैन की नौकरी करते समय ही उनकी मुलाकात जोसेफिन नाम की लड़की से हुई, जिससे उन्होंने 1909 में करीब 19 साल की उम्र में शादी कर ली। जोसेफिन से उनको एक लड़का और 2 लड़कियां हुई। अब ऐसा लग रहा था कि सनडोर्स की जिंदगी अब पटरी पर लौट रही है। तभी एक सहयोगी से झगड़ा होने के बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया और उसके बाद उनकी पत्नी भी अपने बच्चों के साथ उन्हें छोड़कर चली गई। इस बात से उनके दिल पर बहुत गहरा असर हुआ। वो दिन पे दिन टूटते जा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला और नौकरी की तलाश शुरू कर दी।
उन्होंने अलग अलग तरह के काम करके अपना पेट पालना शुरू कर दिया। बहुत सारे बिजनेस किए पर हर जगह वे असफल रहे। 1929 में सैंडोर्स केंटकी राज्य के एक छोटे से शहर कोरबिन में चले गए और अमेरिका के रूट 25 पर एक गैस स्टेशन खोला और उसी के बगल में एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी खोला, जहां वह एक विशेष तरह का तला हुआ चिकन बनाने लगे, जिसे लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जाने लगा। लोगों द्वारा पसंद करने के कारण उन्होंने उस बिजनेस को और बड़ा करने का सोचा और होटल अच्छे से चलाने के लिए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से 8 सप्ताह का होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी किया। हार्लैंड सैंडोर्स द्वारा बनाया चिकन केंटकी के गवर्नर को इतना पसंद आया कि उन्होंने सैंडोर्स को कॉर्नेल की उपाधि दे डाली और तभी से हार्लैंड सैंडोर्स के आगे कर्नल जुड़ने लगा। 1937 में सैंडोर्स ने अपने होटल की कुछ और ब्रांच शुरू करने की कोशिश की, पर उनका यह प्रयास भी असफल रहा और कुछ सालों बाद वहां हाईवे बनने के कारण उनका वह रेस्टोरेंट भी बंद हो गया। कुछ ही दिनों में जमा पूंजी भी खत्म हो गई। अब उनकी उम्र 62 साल हो चुकी थी और उन्हें पूरे जीवन अपना पेट पालने के अलावा कुछ नहीं किया था, पर उन्हें अपने चिकन के रिसर्च पर पूरा विश्वास था। वो अपने चिकन को लेकर मार्केटिंग करने निकल पड़े। उसके बाद उन्होंने अलग अलग रेस्टोरेंट से मिलना शुरू किया, पर किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। उन्होंने करीब 1000 रेस्टोरेंट की ठोकरें खाई और उसके बाद जाकर उन्हें अपना पहला कस्टमर मिला। लेकिन उसके बाद सैंडोर्स ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और देखते ही देखते अपने यूनिक चिकन रेसिपी की छाप छोड़ दी। आज कर्नल सैंडोर्स के FC 118 प्लस देशों में 18,875 ब्रांच है। पहला कफ्स USA में 1952 में खोला। आखिरकार इतनी सारी सफलताओं को पाने के बाद 1980 में 90 साल की उम्र में अमेरिका के केंटकी में हार्लैंड सैंडोर्स की मृत्यु हुई। जब लोग 60 साल की उम्र में रिटायर होकर आराम करने के लिए जिंदगी बिताने की सोचते हैं, उससे ज़्यादा उम्र में भी सैंडोर्स ने हार नहीं मानी और अपनी कोशिशों से दिखा दिया कि ज़िंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे दोस्तों, आप मेहनत करते रहो, मंजिल आपको एक न एक दिन ज़रूर मिलेगी। इस कहानी को सुनकर ज़िंदगी की सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। एक व्यक्ति काफ़ी दिनों से चिंतित चल रहा था, जिसके कारण से वह काफ़ी चिड़चिड़ा तथा तनाव में रहने लगा था। वह इस बात से परेशान था कि घर के सारे खर्चे उसे ही उठाने पड़ते हैं। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। किसी न किसी रिश्तेदार का उसके यहाँ आना जाना लगा रहता था। इन्हीं बातों को सोचकर वह काफ़ी परेशान रहता था तथा बच्चे को अक्सर डांट देता था। तभी अपनी पत्नी से ज़्यादातर उसकी किसी न किसी बात पर झगड़ा चलता रहता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी मेरे स्कूल का होमवर्क करा दीजिए। वह व्यक्ति से पहले ही तनाव में चल रहा था, तो उसने बेटे को डांट कर भगा दिया। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ तो वह बेटे के पास गया और देखा कि बेटा सोया हुआ है और उसके हाथों में वह होमवर्क की कॉपी है। उसने कॉपी लेकर देखी तो जैसे ही उसने कॉपी नीचे रखनी चाहिए, उसकी नज़र होमवर्क के टाइटल पर पड़ी। होमवर्क का टाइटल था वे चीज़ें जो हमें शुरू से ही अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में अच्छी ही होती है। इस टाइटल पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था जो उसने लिख लिया था। पिताजी ने बच्चे का लिखा वो होमवर्क पढ़ना शुरू किया तो बच्चे ने लिखा था कि मैं अपने फाइनल एग्ज़ाम को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते लेकिन इनके बाद स्कूल की छुट्टी पड़ जाती है। मैं खराब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में वे बहुत कड़वी लगती है लेकिन बाद में बीमारी को बिल्कुल ठीक बना देती है। मैं सुबह जागने वाली उस अलार्म को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मुझे हर सुबह बताती है कि मैं जीवित हूँ। मैं ईश्वर को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे
इतने अच्छे पिताजी दिए, क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में बहुत बुरी लगती थी, लेकिन वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे पिता मेरे पास है, क्योंकि मेरे दोस्त सोहन के पिता ही नहीं है। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वह व्यक्ति अचानक नींद से जाग गया और उसकी सोच बदल गई। बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी, खासकर वह लास्ट वाली लाइन उसकी नींद उड़ा गई। फिर वह व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठा और उसने अपनी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू किया। मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब कि मेरे पास घर है और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों को बेहतर स्थिति में हूँ जिनके पास घर नहीं है। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है, इसका मतलब है कि मेरा परिवार है, बीवी बच्चे हैं और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से ज़्यादा खुशनसीब हूँ जिनके पास परिवार नहीं है और वो दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। मेरे यहाँ कोई ना मित्र ना कोई रिश्तेदार आता जाता रहता है, इसका मतलब है कि मेरी एक सामाजिक हैसियत है और मेरे पास मेरे सुख दुख में मेरे साथ देने वाले लोग हैं। हे मेरे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे माफ़ करना, मैं तेरी कृपा को पहचान नहीं पाया। इसके बाद उसकी सोच एकदम से बदल गई। उसकी सारी परेशानियां, सारी चिंता एकदम से जैसे खत्म हो गई। वह एकदम से बदल सा गया। वह भागकर अपने बेटे के पास गया और सोते सोते को गोद में उठाकर उसके माथे को चूमने लगा और अपने बेटे को तथा ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। हमारे सामने जो भी परेशानियां हैं, हम जब तक उनको नकारात्मक नज़रिए से देखते रहते हैं, वह तब तक हम परेशानियों में घिरे रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम उन्हीं चीज़ों को, परिस्थिति को सकारात्मक नज़रिए से देखेंगे, हमारी सोच एकदम बदल जाएगी। हमारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारे तनाव एकदम से ख़त्म हो जाएंगे और हमें मुश्किलों से निकलने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। नए नए रास्ते दिखाई देने लगेंगे। एक इतना गरीब लड़का था कि वह हर रोज़ खाने के लिए भटकता था और कहीं न कहीं से खाना इकट्ठा करता था, पर हर रोज़ उसका खाना गायब हो जाता था। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुराता है, तो उसने उस चूहे को पकड़ा और उससे पूछा कि तुझे पता है कि मैं कितना गरीब हूँ, फिर भी तू मेरा खाना चुराता है। अगर तुम्हें चुराना ही है तो किसी अमीर का क्यों नहीं चुराता। तो मुझे चूहा बोला कि तेरी किस्मत में कुछ ही चीज़ें लिखी है और वही तुझे मिलेगा, भले ही तू कितनी ही कोशिश कर ले, चाहे कितना भी खाना इकट्ठा कर ले, वो तेरे पास नहीं रुकेगा। यह जानकर लड़का बहुत शौक हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। तो चूहे ने कहा, अगर तुझे जानना ही है तो तेरी किस्मत में क्या लिखा है, तो तुझे भगवान बुद्ध के पास जाना पड़ेगा, वही तुम्हें बता सकते हैं कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है। इसलिए वह लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते बहुत रात हो गई, लेकिन रास्ते में उसने एक हवेली देखी और उस घरवाले से एक रात रहने के लिए इजाज़त मांगी। उसे इजाज़त मिल भी गई। हवेली वालों ने लड़के से पूछा कि वो कौन इतनी रात में कहाँ जा रहा है। तो उसने कहा कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो हवेली वाले बोलने लगे, कहा कि तुम भगवान बुद्ध से हमारा सवाल भी पूछोगे। हमारी एक 11 साल की बच्ची है जो बोल नहीं सकती, तो क्या करे जिससे लड़की की आवाज़ आ जाए। उस लड़के ने कहा, जरूर पूछूंगा आपका सवाल। और उसने उनको धन्यवाद कहा और सुबह वहाँ से निकल पड़ा। आगे रास्ते में बहुत बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ थे। वह बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ा। उसे वहाँ एक जादूगर मिला। उसने उस लड़के से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। तो उसने कहा वह भगवान बुद्ध के पास जा रहा है अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो जादूगर ने कहा, क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा एक सवाल पूछोगे जो हजारों साल से मैं तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग में जा सकूँ, और मेरे हिसाब से अब वह स्वर्ग में चले जाने का समय आ चुका है।
तो मैं स्वर्ग में जाने के लिए क्या करूं? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपका सवाल भी बुद्ध जी से पूछ लूंगा। उस जादूगर के पास एक छड़ी थी। उस छड़ी की मदद से लड़के को उस पार पहुंचा दिया। जब वह लड़का आगे बढ़ा तो उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। वहाँ बहुत बड़ी नदी थी जो वह खुद पार नहीं कर सकता था। तभी उसकी मुलाकात एक विशालकाय कछुए से हुई। कछुआ उसे लेकर जाने के लिए तैयार हो गया। फिर कछुए ने उससे भी वही सवाल पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने सब कुछ बताया और कछुए ने भी एक सवाल पूछने के लिए कहा, मैं 100 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ पर अभी तक नहीं बन पाया, तो मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं ड्रैगन बन जाऊँ? लड़के ने कहा, मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा। कछुए ने लड़के को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी के उस पार पहुंचा दिया। आखिरकार लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुंच गया। वहां बहुत सारे लोग थे। बुद्ध ने कहा, एक व्यक्ति के केवल 3 सवालों के जवाब दूंगा। लड़का एकदम शौक हो गया क्योंकि उसके तो 4 सवाल पूछने थे। वह सोचने लगा कि कौन से 3 सवाल पूछने चाहिए। उसने कछुए के बारे में सोचा तो कछुआ 100 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है। जादूगर 1000 साल से स्वर्ग में जाने की तपस्या कर रहा है। वह लड़की बिना बोले कैसे पूरी जिंदगी निकल सकती है? फिर उसने अपने बारे में सोचा, वो तो बहुत गरीब है, मैं तो मांग कर भी अपनी जिंदगी को गुजार सकता हूँ, पर कछुआ, जादूगर और लड़की की परेशानियों तो मेरी परेशानियों से बहुत बड़ी है। तो लड़के ने उन 3 सवाल भगवान बुद्ध से पूछे। बुद्ध ने जवाब दिया कि कछुआ 100 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है पर अपने कवच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वह कवच नहीं छोड़ेगा तब तक वह ड्रैगन नहीं बन पाएगा। वहीं जादूगर अब तक अपनी छड़ी नहीं छोड़ेगा तब तक वह स्वर्ग में नहीं जा पाएगा, और जब तक लड़की उसका जीवन साथी नहीं मिल जाएगा तब तक वह बोल नहीं पाएगी। यह सब सुनकर लड़का वापस कछुए के पास आया और उसने सब कुछ बताया। तो कछुए ने अपना कवच निकाल दिया। जैसे ही कवच निकाला तो उसमें से कीमती मोती निकले। वह मोती कछुए ने लड़के को दे दिए। वह ड्रैगन बन गया। फिर जादूगर के पास गया और सारी बातें बताई तो जादूगर ने अपनी छड़ी लड़के को दे दी और वह स्वर्ग में चला गया। उसके बाद लड़का उसी हवेली में गया जहाँ उसने रात गुजारी थी। जब वहां गया तो लड़की सामने आई और बोली, उस रात हमारे हवेली पर तुम ही आए थे ना? इस तरह लड़के को पैसा, पावर और एक खूबसूरत जीवन साथी मिल गई। जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। जब जादूगर ने छड़ी दी तो उसे स्वर्ग मिल गया। वैसे ही जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर आना बहुत जरूरी होता है। पानी का जहाज सबसे ज्यादा किनारे पर ही होता है, पर जहाज के किनारे के लिए नहीं बना होता। वह बीच समंदर की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ने के लिए बना है। इसलिए जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए रिस्क जरूर लेना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में प्रॉब्लम बहुत सारी है तो जरा एक नजरिया डालिए उन लोगों पर जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, कोई देख नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता। क्या आपकी प्रॉब्लम उनसे बड़ी है? तो मेरे दोस्तों, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 को अमेरिका के केंटकी राज्य के हार्लिन काउंटी नाम की एक जगह पर हुआ था। उनके पिता का नाम थॉमस लिंकन, मां का नाम नैन्सी लिंकन था। उनका पूरा परिवार बहुत ही गरीब था और खुद के बनाए हुए लकड़ी के मकान में रहता था। लिंकन के पिता खेती करते थे। अब्राहम के जन्म 2 साल के बाद ही जमीन के विवाद की वजह से लिंकन का परिवार को वो जगह छोड़नी पड़ी। उसके बाद वो नोब क्रीक फार्म में रहने लगे और वहाँ पर जमीन को खेती के लायक बनाकर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ साल के बाद यहाँ पर भी उन्हें जमीनी विवाद झेलना पड़ा और फिर से उस जगह को उन्हें छोड़ना पड़ा। जिसके बाद 1816 में लिंकन परिवार इंडियाना की एक नदी के किनारे आकर बस गया। अब्राहम लिंकन जब 6 साल के हुए तब उन्हें स्कूल भेजा गया, लेकिन घर की हालत नाजुक होने के कारण उन्हें अपने पिता के साथ खेती में काम करना पड़ता था और उनके पिता भी उन्हें काम नहीं कराना चाहते थे।
बल्कि उनके पिता तो चाहते थे कि वो पढ़ाई लिखाई करे। इसी वजह से कुछ दिनों बाद अब्राहम को न चाहते हुए पढ़ाई छोड़नी पड़ी। हालांकि उन्हें पढ़ाई का बहुत शौक था। जब भी वे समय मिलता तो वे दूसरों की किताबें लेकर पढ़ने लगते थे। उसी बीच उनके जीवन में दुखद मोड़ आया जब वे 5 अक्टूबर 1818 को उनकी मां का देहांत हो गया। उस समय अब्राहम की केवल 9 साल उम्र थी। मां की मृत्यु होने के बाद सारी जिम्मेदारी अब्राहम की बहन सारा पर आ गई। उस समय सारा भी केवल 11 साल की थी। कुछ साल बाद घर के हालात देखकर थॉमस ने एक विधवा महिला से शादी कर ली। उस महिला के 3 बच्चे पहले से ही थे। अब्राहम को उसकी सौतेली माँ ने उसकी सगी माँ से भी ज्यादा प्यार दिया और कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। कुछ समय बाद उनकी एक दुकान में नौकरी लग गई। यहाँ उन्हें पढ़ाई का भी टाइम मिलने लगा। यहीं पर उन्होंने किसी भी कॉलेज की मदद के बगैर अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। लॉ की पढ़ाई के दौरान उन्हें पता चला कि नदी के उस तरफ एक रिटाइज जहाज रहते हैं जिसके पास लॉ की बहुत सारी किताबें हैं। लिंकन ने तय किया कि वो जहाज के पास जाएंगे और उनसे लॉ की किताबें पढ़ने के लिए ले गए। उन दिनों बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। लिंकन ने बिना किसी की परवाह किए बर्फीली नदी में अपनी नाव उतार दी। थोड़ी दूर जाने के बाद उनकी नाव बर्फ से टकरा गई और टूट गई। फिर भी वो पीछे नहीं हटे। बर्फीली नदी में तैरते हुए उन्होंने नदी पार कर ली और जहाज के पास पहुंच गए और उनसे रिक्वेस्ट की कि उन्हें लॉ की किताबें पढ़ने के लिए दे दो। तभी जहाज का नौकर एक छुट्टी पर था तो उनके घर का काम करने के लिए कोई तो चाहिए था। किताबों के बदले लिंकन घर का सारा काम करते। कुछ समय के बाद वो गांव में एक पोस्ट मास्टर बन गए। इस वजह से बहुत सारे लोग उन्हें जानने लगे। अब लिंकन ने स्थानीय लोगों की परेशानियों को देखकर राजनीति में घुसने का सोचा, क्योंकि उस समय दास प्रथा चल रही थी और लिंकन को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा और उन्हें सफलता नहीं मिली। 24 साल की उम्र में लिंकन ने एक लड़की से शादी कर ली, पर कुछ दिनों बाद गंभीर बीमारी के चलते उसकी पत्नी मर गई। इस बात से लिंकन को बहुत गहरा असर हुआ। वो घंटों तक अपनी वाइफ की कब्र पर बैठकर रोते रहे। अब्राहम के जीवन में सब कुछ उनके खिलाफ चल रहा था। लिंकन का एक ऐसा समय भी था जो वो चाकू छुरी से दूर रहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वे खुद को न मार ले। उस समय उनके एक मित्र ने उनका मनोबल बढ़ाया और उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकाला। अपने दोस्त की मदद से लिंकन फिर से चुनाव में लड़े और इस बार वो जीत गए। उसके बाद उन्होंने 20 साल बिना किसी पैसे की वकालत की। लिंकन ने सन 1842 में शादी कर ली। 1860 में लिंकन ने यूएसए में राष्ट्रपति का पद चुनाव लड़ाए और 16वें राष्ट्रपति बनकर अपने जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। उसके बाद उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण काम ही किए जिन्हें लोगों ने बहुत पसंद किए। और फिर लिंकन 15 अप्रैल 1865 में एक लंबी बीमारी से जूझते हुए मृत्यु का शिकार हो गए। एक गांव में राजा था जो काफी दुष्ट था। सारी प्रजा उससे काफी डरती थी। राजा का एक हाथ और एक पैर, एक आंख नहीं थी, जिसकी वजह से वो काफी डरावना लगता था। राजा ने सोचा, अब मुझे अपने बेटे को राजा बना देना चाहिए। राजा ने सोचा, अपने बेटों को राजा बनाने से पहले मैं अपनी एक बड़ी सी तस्वीर बनवा लेता हूँ और इससे महल में लगवा दूंगा ताकि मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे ना भूल सके। राजा ने अपने राज्य में सबसे बेहतर चित्रकारों को बुलवाया और कहा, जो मेरी सबसे बेहतर तस्वीर बनाएगा मैं उसे इतनी दौलत दूंगा कि 10 पुश्तें भी दौलत नहीं खर्च कर सकेगी। साथ में राजा ने ये भी कहा, जो मेरी सुंदर तस्वीर नहीं बना पाएगा उसे मौत की सजा दे दी जाएगी। मौत का नाम सुनते ही सारे चित्रकार डर गए और किसी ने भी हिम्मत नहीं की राजा की तस्वीर बनाने की, क्योंकि बदसूरत राजा को सुंदर बना पाना मुश्किल था। बड़े बड़े चित्रकारों ने तस्वीर बनाने से मना कर दी, लेकिन एक चित्रकार था जिसने सोचा कि यह सही मौका है अपने आप को सफल बनाने का।
उस चित्रकार ने तस्वीर बनाई जिसे देखकर राजा बेहद खुश हुआ और बाकी सभी चित्रकार देखते रहे। चित्रकार ने राजा की तस्वीर में दिमाग लगाकर कुछ इस तरह बनाई। राजा घोड़े पर शिकार कर रहा है जिसकी वजह से उनकी एक आंख बंद है और उनका टूटा हुआ हाथ पैर भी घोड़े के दूसरी ओर होने से छुपे हुए हैं। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि लोग खराब सिचुएशन में दिमाग लगाने की वजह से पीछे हट जाते हैं और उन्हें कभी कुछ बेहतर नहीं मिल पाता। अगर आप अपने जीवन में ऐसा कोई भी खराब परिस्थिति आए तो समझ जाइए इसमें एक बहुत बड़ा मौका है। यकीन मानिए, खराब परिस्थिति में जो व्यक्ति दिमाग लगा लेता है उसे जीवन की सबसे बड़ी सफलता मिलती है, क्योंकि अगर आपको खराब परिस्थिति में संभलना आ गया तो आप बहुत जल्दी और बहुत तेजी से सफल होने वालों में से बन जाओगे। कभी हार मत मानिए। अमेरिका के 500 से अधिक अमीर लोग ने यही दावा किया है कि उन्हें सफलता उस वक्त मिली जिस वक्त वे लगभग हार ही चुके थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके एक और कदम आगे बढ़ाया और उन्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता मिली। अगर आपको जीवन में मुश्किल है, परेशानी है तो हार मत मानिए, आप सफल जरूर होगे। आप बस मेहनत करते रहो। एक बार की बात है कि एक बाज का अंडा मुर्गी को अंडे के बीच में आ गया। कुछ दिनों बाद उन अंडों से चूजे निकले। बाज का बच्चा भी उनमें से एक था। वो उन्हीं के बीच में बड़ा होने वाला है। वो वही करता है जो बाकी चूजे करते हैं, मिट्टी में इधर उधर खेलता, दाना चुगता और दिन भर उन्हीं की तरह चूं चूं करता। बाकी चूजों की तरह वो भी बस थोड़ा सा ही ऊपर उड़ पाता था और पंख फड़फड़ाते हुए नीचे आ जाता। फिर एक दिन उसने एक बाज को खुले आकाश में उड़ते हुए देखा। बाज बड़े शान से बेधड़क होकर आकाश में उड़ रहा था। तब उसने बाकी चूजों से पूछा कि इतनी ऊंचाई पर उड़ने वाला वह शानदार पक्षी कौन है। तब चूजों ने कहा, अरे वो बाज है, पक्षियों का राजा। वो बहुत ही ताकतवर और विशाल है, लेकिन तुम उसकी तरह कभी नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम एक चूजे हो। बाज के बच्चे ने इस सच को मान लिया और वो कभी वैसा बनने के लिए कोशिश नहीं कर पाया। वो जिंदगी भर चूजों की तरह ही रहा और एक दिन अपनी असली ताकत को पहचाने बिना ही मर गया। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग उस बाज की तरह है जो अपना असली पोटेंशियल जाने बिना ही सेकंड क्लास जिंदगी जीते रहते हैं। हमारे आसपास की मेडियोसिटी और हमें भी मेडियोर बना देती है। हम ये भूल जाते हैं कि हम अपार संभावना से पूर्ण एक प्राणी हैं। हमारे लिए इस जग में कुछ भी करना असंभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम बस एक औरत जीवन जी रहे हैं। हम इतने बड़े मौके को गवा देते हैं। जैसे आप चूजों की तरह मत बनिए। अपने आप, अपनी काबिलियत पर भरोसा कीजिए। आप चाहे जितने भी दुख में हो, चाहे जिस भी परिवेश में हो, अपनी अक्षमताओं को पहचानिए और आकाश की ऊंचाइयों पर उड़ने का हौसला रखिए, क्योंकि यही वह वास्तविकता है। आप बस मेहनत करते रहिए, मंजिल आपको एक न एक दिन जरूर मिलेगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं है इस लाइफ में। इसलिए किसी ने क्या खूब कहा है, नौका से डरकर लहरें पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लास्ट में इस पंक्ति में यही कहना चाहूँगा कि कुछ करे बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बार एक आदमी अपने गार्डन में टहलते हुए किसी टहनी पर लटकता हुआ एक तितली का कोकून दिखाई पड़ा। अब हर रोज वो आदमी उसे देखने लगा और एक दिन उसने नोटिस किया कि उस कोकून में से एक छोटा सा छेद बन गया है और उस दिन वह वहीं बैठ गया और घंटों तक देखता रहा। उसने सोचा कि तितली उस होल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, पर बहुत देर तक प्रयास करने के बाद वो भी छेद से नहीं निकल पाई और फिर वो बिल्कुल शांत हो गई, मानो उसने हार ही मान ली हो। इसलिए उस आदमी ने निश्चय किया कि वो तितली की मदद करेगा और उसने कैंची उठाई और कोकून की
ओपनिंग को इतना बड़ा कर दिया कि तितली आसानी से बाहर निकल गई। और बाद में यही हुआ कि तितली बिना कुछ किए और संघर्ष किए बिना ही आसानी से बाहर निकल आई और उसका पूरा शरीर सूजा हुआ था और पंख सूखे हुए थे। वो आदमी तितली को ये सोचकर देखता रहा कि वो किसी भी वक्त अपने पंख फैलाकर उड़ने लगेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके उलट बेचारी तितली कभी नहीं उड़ पाई और अपनी बाकी की जिंदगी इधर उधर घिसटते हुए बितानी पड़ी। वो आदमी अपनी दया और जल्दबाजी से ये समझ नहीं पाया कि दरअसल कोकून से निकलने की प्रक्रिया को प्रकृति ने इतना कठिन बनाया है कि ऐसा करने से तितली के शरीर में मौजूद तरल उसके पंखों में पहुंच सके और वो छेद से बाहर निकल सके और उड़ सके। वास्तव में कभी कभी हमारे जीवन में संघर्ष ही वो चीज़ होती है जिसकी हमें सचमुच आवश्यकता होती है। यदि हम बिना किसी स्ट्रगल के सब कुछ पाने लगे तो हम भी एक अपंग के समान हो जाएंगे। बिना परिश्रम और संघर्ष के हम भी कभी उतने मजबूत नहीं बन सकेंगे जितना कि हमारी अक्षमता है। इसलिए जीवन में आने वाले कठिन फलों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखिए। वो आपको कुछ ऐसा सिखा जाएंगे जिससे आपकी ज़िंदगी की उड़ान पॉसिबल बन जाएंगी। मेरे दोस्तों, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जभी जाकर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब बन सकोगे। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि कुछ बातें हम किसी के साथ पढ़े लिखे और उच्च पद वाले इंसान के साथ रहकर ही कर सकते हैं। अगर हमें कोई बात की राय चाहिए तो हम वो भी किसी उच्च पद वाले शिक्षित इंसान से लेना ही उचित समझते हैं। असल में कुछ बातों में शिक्षा से ज़्यादा अनुभव का महत्व होता है। इस स्टोरी में न्यूटन को और कोई नहीं बल्कि उसका नौकर ही सही रास्ता दिखाता है। ग्रेविटी के सिद्धांत की खोज करने वाले न्यूटन के घर में एक रात को उनकी बिल्ली ने बच्चे दिए। रात को जब घर में सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं तब वो बिल्ली और उसके बच्चे घर से बाहर निकलने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन सारे दरवाजे बंद होने के कारण वो बाहर निकलने में असफल रहते हैं। बिल्ली और उनके बच्चे परेशान हो जाते हैं। जब न्यूटन को इस बात का पता चलता है तब वो अपने नौकर को बिल्ली और उनके बच्चों के लिए दरवाजे में दो छेद करने के लिए बोलते हैं, एक छोटा और एक बड़ा छेद बनाने के लिए। नौकर न्यूटन से पूछता है कि दो छेद क्यों? न्यूटन जवाब देते हैं कि एक बिल्ली के लिए और एक उसके बच्चे के लिए, ताकि वे आसानी से बाहर निकल सके। तभी न्यूटन का नौकर उनको कहता है कि इसके लिए दो छेद बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, एक बड़ा छेद ही काफ़ी है, क्योंकि जिस बड़े छेद से बिल्ली बाहर निकल पाएगी उसी के छेद से बच्चे भी आसानी से निकल जाएंगे। ये बात सुनकर न्यूटन हैरान रह गए कि इतनी साधारण बात उन्हें क्यों नहीं सूझी। न्यूटन के नौकर के पास भले ही जितना पद था वो उसका अनुभव की बात में न्यूटन से भी ज़्यादा था, इसलिए उसने ये समस्या का सही रास्ता निकाला। जो बात इतने बड़े वैज्ञानिकों के दिमाग में नहीं आई वो उसके नौकर के दिमाग में आई। इस बात के लिए हमें किसी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। सभी लोग अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होते हैं। हर जगह पर शिक्षा की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कुछ काम अनुभव के आधार पर भी श्रेष्ठ किए जा सकते हैं। कई बार ज्ञान और बुद्धि में कम होने वाले व्यक्ति भी अपने अनुभव के कारण समस्या का सही तरीके से सुलझाने में कामयाब रहते हैं, और उनके आगे पढ़े लिखे ज्ञानी भी कुछ बातों में नाकाम रहते हैं। हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी के हीरो होते हैं। हमें सभी का महत्व समझते हुए उनसे राय लेनी चाहिए। लाइफ में सही समय का सही फैसला लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमने गलत फैसला ले लिया तो बाद में पछताने के सिवा हमारे पास और कुछ नहीं बचता। ये कहानी उसी के बारे में है। एक 7 साल का बच्चा अपने पापा के साथ सुपरमार्केट में शॉपिंग करने के लिए जाता है। जब शॉपिंग करते वो टॉयज सेक्शन के करीब पहुंचता है तब बच्चे का मन खिलौने देखकर मचल जाता है।
बच्चे ने अपने पापा से कहा कि पापा आप मुझे ये कार लेकर दो ना, प्लीज पापा। उसके पापा ने कहा अच्छा ठीक है बेटा, तुम ये कार ले लो। बच्चे ने फटकाकर कार ले ली और वो खुशी के साथ आगे बढ़ने लगा। 4-5 कदम आगे बढ़ने के बाद बच्चे की नज़र डायनासोर पर पड़ी और उसने पापा से कहा कि पापा आप मुझे ये डायनासोर लेकर दो ना, मुझे कार नहीं चाहिए। पापा को गुस्सा आता है और वो गुस्से में बच्चे को कहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, सुपरमार्केट बंद होने वाला है, तुम्हें जो भी लेना हो वो तुम जल्दी से ले लो और यहाँ से चलो। बच्चे ने कार वापस रख दी और उसने डायनासोर ले लिया। पापा ने बेटे का हाथ पकड़ा और वो दोनों आगे चलने लगे। जैसे ही वो थोड़ी आगे चले, बच्चे ने पापा से कहा ये देखो रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर, पापा प्लीज़ आप मुझे ये रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर लाने दो ना, मुझे डायनासोर नहीं लेना। पापा ने बेटे से कहा कि बेटा आप जल्दी से जल्दी कोई खिलौना पसंद कर लो और यहाँ से चलो, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। बच्चे ने पापा से कहा हाँ लेकर आता हूँ। बच्चा कुछ पलों तक इधर उधर दौड़ता रहा और यही सोचता रहा कि ये ले लूँ वो ले लूँ, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पाया और उसे क्या लेना है। तभी सुपरमार्केट की कुछ लाइट्स बंद होने लगी और सभी कस्टमर्स को बाहर निकलने के लिए कहा। पापा गुस्से से थे और उन्होंने अपने बेटे को गोद में उठाकर और बाहर निकल पड़े। बच्चा रोता रोता बाहर निकल गया। बच्चा मन में यही सोच रहा था कि काश मैंने वो टॉयज पसंद कर लिया होता तो मुझे आज ऐसी खाली हाथ नहीं जाना पड़ता। कई बार लाइफ में हमारे साथ भी उस बच्चे के साथ हुआ वैसा ही होता है। हम सभी उस बच्चे की जैसे है और ये दुनिया खिलौने की एक दुकान है। हमारे सामने हर तरह के ढेरों खिलौने मौजूद है और उनसे हमें कोई एक पसंद करना होता है। लाइफ में अलग अलग स्टेजेस में हमें चॉइस मिलती है और हमें उन सभी में से किसी एक को पसंद करना होता है। कभी हमें एजुकेशन तो कभी हमें जॉब, कभी हमें बिजनेस तो कभी हमें रिलेशनशिप चूज़ करने का ओपिनियन मिलता है। बहुत सारे लोग यही सोचने में अपना मौका गवा देते हैं कि हमें कौन सा चूज़ करूं या कौन सा ना करूं। एजुकेशन में से ये स्ट्रीम ले लूं या ना लूं, दूसरी स्ट्रीम में गया तो फेल हो जाऊंगा, इस कंपनी में जॉब करूं या ना करूं, ये बिजनेस करूं या कोई दूसरा करूं, इससे शादी करूं या उससे करूं। इस सब के चक्कर में कुछ करने से का हमारा टाइम निकल जाता है और बाद में उस बच्चे की तरह पछताना है। हमें ये बात अच्छे से याद रखनी चाहिए कि कोई भी फैसला ना लेने से अच्छा है कोई गलत फैसला लेना। हमें जब भी लाइफ में कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना होता है तब हमें फैसले को लंबे समय तक टालने की बजाय अपनी परिस्थिति और अपने ज्ञान के मुताबिक सही फैसला लेना चाहिए। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हमें सफलता हमेशा निष्फलता में से ही मिलती है। इस आर्टिकल में हम स्टीव जॉब्स की कहानी में से देखेंगे कि उनको सफलता कैसे मिली। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स आज इस दुनिया में नहीं रहे, पर वो अपने इनोवेशन के कारण आने वाली कई समय तक करोड़ों लोगों को दिल में राज करेंगे। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। कैंसर की बीमारी से पीड़ित स्टीव जॉब्स की मृत्यु 5 अक्टूबर 2011 को हुई थी। स्टीव जॉब्स की प्रसिद्ध स्पीच स्टे हंगर स्टे फूलिश में से उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी कहानियां सुनाई थी। स्टीव जॉब्स ने 17 साल की उम्र में कॉलेज में दाखिला लिया था। पढ़ाई के दौरान उन्हें लगा कि उनके माता पिता की सारी कमाई कॉलेज की पढ़ाई में ही खर्च हो जाती है। उस वक्त उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि आगे जाके क्या करेंगे। आखिर उन्होंने कॉलेज ड्रॉप करने का फैसला किया और सोचा कि कोई काम करूँगा। फिर उन्होंने अपने माता पिता की मदद करने की सोचा। उस वक्त शायद उनका यह निर्णय सही नहीं था, पर बाद में उन्हें अपना निर्णय सही लगने लगा। उस समय
उनके पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था, इसलिए वो अपने दोस्त के कमरे में रहते थे और ज़मीन पर सोते थे। उन्होंने कोक्स की बोतल भी बेची ताकि उनमें से जो पैसे मिले उनसे वो खाना खा सके। वो करीब 7 मील तक पैदल चलते थे और फिर कृष्ण मंदिर जाते थे ताकि वो खाना खा सके। रीड कॉलेज कैलीग्राफी के लिए सारी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा मशहूर था। उस कॉलेज के पूरे कैंपस में हाथ से बने हुए खूबसूरत पोस्टर लगे थे। ये देखकर स्टीव जॉब्स को कैलीग्राफी की पढ़ाई करने की इच्छा हो गई। उन्होंने सेरिफ और सैन सेरिफ टाइपफेसिस सीखे। उन्होंने इसी टाइपफेसिस से अलग अलग शब्दों को जोड़कर टाइपोग्राफी तैयार की जिनमें डॉट्स होते थे। करीब 10 साल बाद उन्होंने पहला मैकिन्टोश कंप्यूटर डिजाइन किया। ये उनका पहला कंप्यूटर डिजाइन था। अगर वो कॉलेज से नहीं निकलते और कैलीग्राफी की पढ़ाई नहीं करते तो फिर वो ये नहीं बना सकते थे। जब स्टीव जॉब्स की उम्र 20 साल की थी तब उन्होंने वैज्ञानिक के साथ मिलकर एक गैरेज में एप्पल की शुरुआत की थी। वो दोनों ने इनमें से बहुत सारी मेहनत की और 10 साल में वो लोग से बहुत ऊपर पहुंच गए। एक छोटे से गैरेज से शुरू हुई कंपनी 2 बिलियन लोगों तक पहुंच गई। इससे 4000 जितने कर्मचारी काम करने लगे। उन लोगों ने मिलकर सबसे बेहतरीन क्रिश्चियन मैकिन्टोश को रिलीज किया। जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ने लगी उन लोगों ने कंपनी को संभालने के लिए एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को चुना। पहले साल तो कंपनी बहुत ही अच्छा काम हुआ पर भविष्य को लेकर उन लोगों का था वो पूरा नहीं हो सका। जब स्टीव जॉब्स 30 साल की उम्र में के थे तब उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया। उस वक्त उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें उनकी ही कंपनी से निकाल दिया गया। उसके बाद 5 साल में स्टीव जॉब्स ने एक नई कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम था नेक्स्ट। इसके बाद उन्होंने एक और कंपनी तैयार की जिसका नाम था पिक्सर। पिक्सर ने दुनिया की सबसे पहली कंप्यूटर एनिमेट्स फीचर फिल्म टॉय स्टोरी बनाई थी। आज भी इस स्टूडियो का सबसे बेहतरीन एनिमेशन स्टूडियो माना जाता है। इसके बाद एप्पल कंपनी ने नेक्स्ट को खरीद लिया और स्टीव वापस एप्पल काम करने लगे। इस टेक्नोलॉजी ने एप्पल को नया जीवन दिया। अगर स्टीव जॉब्स को एप्पल से नहीं निकालते तो वे ये सब नहीं कर पाते। हमारे जीवन में कई बार ऐसे पल आ जाते हैं पर हमें इस वक्त घबराना नहीं चाहिए और अपना काम अच्छे से करना चाहिए। हमारे जीवन में कोई हो ना हो लेकिन हमारा लक्ष्य जरूर होना चाहिए जिसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। विकास और राहुल दोनों 5वीं कक्षा में पढ़ते थे। दोनों बहुत शरारती थे। वे दोनों एक साथ ही स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हो गई तब विकास ने राहुल से कहा, राहुल मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। राहुल ने उत्साह के साथ विकास से कहा, पूछो और बताओ तुम्हें क्या आइडिया आया है। विकास ने कहा, देखो सामने 3 बकरियां चर रही है। राहुल ने कहा, तो मैं इनसे क्या मतलब निकालूं। विकास ने कहा, हम दोनों आज से सबसे अंत में स्कूल से निकलेंगे और जाने से पहले इन 3 बकरियों को पकड़कर स्कूल में छोड़ देंगे। कल जब स्कूल खुलेगा तब सभी बकरियों को खोजने में अपना समय बर्बाद करेंगे और इस तरह हम पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। राहुल ने कहा, अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि इतनी बड़ी बकरियां खोजना कठिन काम नहीं होता। सभी मिलकर कुछ समय में ही ये 3 बकरियां को ढूंढ लेंगे और थोड़े ही समय में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। विकास ने कहा, अरे वो बकरियां आसानी से नहीं ढूंढ पाएंगे, बस तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। राहुल ने कहा, अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ। दोनों छुट्टी के बाद पढ़ाई के बहाने अपनी क्लास में बैठे रहते हैं और जब सारे बच्चे स्कूल से चले जाते हैं तब ये दोनों उन 3 बकरी को पकड़कर क्लास में ले आई। उसके बाद विकास ने इन 3 बकरियों पर सफ़ेद रंग के नंबर लिख दिए। विकास ने पहली बकरी पर नंबर 1 लिख दिया, दूसरी बकरी पर नंबर 2 और तीसरी बकरी पर नंबर 4 लिख दिया। तभी राहुल ने उनसे पूछा, विकास तुमने तीसरी बकरी पर नंबर 4 क्यों लिखा।
विकास ने कहा, अरे दोस्त यही तो आइडिया है मेरा। राहुल ने कहा, अरे तुम बताओ आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। विकास ने कहा, कल सभी तीसरे नंबर की बकरी को ढूंढने में पूरा दिन निकाल देंगे और तीसरे नंबर की कोई बकरी ही नहीं है, इसलिए वो उन लोगों को कभी मिलेगी ही नहीं। अगले दिन दोनों दोस्त समय से कुछ पहले ही स्कूल में पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर में स्कूल के अंदर बकरियों को होने का बहुत ज़्यादा शोर मच जाता है। सभी लोग चिल्ला रहे थे। तभी किसी ने कहा कि ये पहले, दूसरे और चौथे नंबर की बकरियों तो आसानी से मिल गई है, लेकिन ये तीसरे नंबर की बकरी का पता ही नहीं कहाँ पर है। सभी लोग उस तीसरे नंबर की बकरी को ढूंढने लगते हैं। स्कूल का सारा स्टाफ उस तीसरी नंबर की बकरी को ढूंढने का प्रयास करता है, किंतु किसी को तीसरे नंबर की बकरी नहीं मिलती, क्योंकि तीसरे नंबर की कोई बकरी ही नहीं थी। स्कूल में सभी बच्चे परेशान हो जाते हैं, लेकिन विकास और राहुल बहुत खुश होते हैं। विकास ने राहुल से कहा, देखा ना तुमने, मेरा आइडिया काम कर रहा है। राहुल ने कहा, हाँ यार तेरा आइडिया तो काम कर रहा है। इस कहानी को पढ़ने के बाद हमारे चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आना स्वाभाविक है, किंतु हमें इस कहानी से जो भी संदेश मिलता है वो भी समझना जरूरी है। लाइफ में हम कोई भी तीसरी बकरी को ढूंढने के चक्कर में अपना समय बर्बाद कर देते हैं, किंतु वो हमें मिलती ही नहीं, क्योंकि वो वास्तविक में होती ही नहीं है। हम सभी को ऐसी लाइफ चाहिए जो परफेक्ट हो और जिसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, किंतु वास्तव में ऐसी लाइफ होती ही नहीं है। सभी को ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो पूरी तरह से समझ पाए और कभी भी उनके बीच अनुभव ना हो, किंतु वास्तव में ऐसा कोई होता नहीं है। सभी को ऐसी जॉब चाहिए जिसमें बिल्कुल अच्छा है और कोई टेंशन भी ना हो, किंतु वास्तव में ऐसी कोई जॉब नहीं होती। हमें हर वक्त किसी भी चीज़ के लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि हम जिस चीज़ के लिए परेशान हो रहे हैं और जिस चीज़ की तलाश कर रहे हैं वो वास्तव में हो ही नहीं। और आखिरी में मैं अपनी इस वीडियो को एक मोटिवेशनल पोएम के साथ ख़त्म करना चाहूँगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी दाना लेकर चलती है, दीवारों पर चढ़ती है, 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकैया सिंध में गोताखार लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।